हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अ, तो हमारे इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल सीरीज़ में आज का लेक्चर मई 3 2023 का। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये सीरीज़ इसलिए चालू किया है क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। अ, कई बार हम क्या करते हैं कि हम इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ भी लेते हैं एंड एडिटोरियल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स रहते हैं, वो चीज़ अब हम इग्नोर कर देते हैं। मैं इवेंचुअली इकोनॉमिक टाइम्स के पूरे न्यूज़पेपर भी कवर करूँगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइए, मैं इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर को भी पूरा कवर करूँगा इवेंचुअली। और मैंने ये चीज़ देखा है कि कई चैनल्स बना तो रहे इकोनॉमिक टाइम्स में, बट वो काफ़ी रेयर रहते, मतलब काफ़ी रैंडम रहते, कभी बनाते कभी नहीं बनाते। और इतने बड़े न्यूज़पेपर को 15 मिनट में कवर करना जस्टिफाइड नहीं रहता। हम सबके पास टाइम रहता है लगभग, कुछ और टाइम हम डिवोट करके थोड़ा न्यूज़ को और अच्छे से समझे तो हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स को भी ध्यान रख सकते हैं अगर हम मार्केट थोड़ा समझेंगे तो। मैं आपको इस आगे आने वाले टाइम में ये तो नहीं समझाऊंगा कि मार्केट में किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है किस नहीं, बट मैं आपको मार्केट समझाऊंगा। इकोनॉमिक टाइम्स वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा मार्केट समझने में। बाकी इन्वेस्टमेंट किस पे करना है किस पे नहीं करना है वो आपको खुद पे समझ में आ जाएगा। तो इसी नोट पे हम चालू करते हैं। आज के 4 आर्टिकल्स है इकोनॉमिक टाइम्स के जो हम कवर करेंगे। पहला तो ग्रेट इंडियन मोबिलाइजेशन, ये एक्चुअली मोबाइल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे है कि कैसे क्या थोड़ा सिनेरियो बदल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है एंड सो ऑन। फिर उसके बाद एलाइसिस एडवेंचर्स इन रेमिटेंस लैंड, ये एक इनफैक्ट जो आरबीआई जो थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रहा है अपने रेमिटेंस रूल्स को लेके। हम लोग ने अभी पढ़ा ही है कि 2023 में आरबीआई ने थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है, जैसे टीसीएस ज़्यादा चार्ज करने लग गए, 20% कर दिया टीसीएस रेमिटेंस पे। अब के क्रेडिट कार्ड्स पे टीसीएस इंक्रीज़ कर दिया गया। तो वो क्यों कर रहा है आरबीआई, उस चीज़ को देखेंगे। फिर उसके बाद नर्सिंग बैक टू इंडियाज़ हेल्थ, ये एक इंडिया के नर्स के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल है कि कैसे नर्स इम्पोर्टेंस उनका कैसे होता है हेल्थ केयर के लेके, एंड इंडिया उस चीज़ पे क्या कर सकता है। फिर उसके बाद एडमिनिस्टर राइट डोज, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये स्टेट के फाइनेंसेस को लेके है कि भाई स्टेट कैसे कैसे फाइनेंसेस अपने कर रहे हैं एंड कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, तो उस चीज़ को फोकस करते हुए तो यही आर्टिकल से हम स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्टर राइट टूल्स, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो पे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इस एडिटोरियल को समझ के समझाने में। और और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या इस पे और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या पूरा इकोनॉमिक टाइम्स को कवर कराना चाहते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल एडमिनिस्टर राइट डोज। इस आर्टिकल में बेसिकली मैं आप बताता हूँ कि ऑथर ने ये चीज़ बताया है कि भाई स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने जो रिसोर्सेज है दो चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं, एक डेवलपमेंट और एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपर्ट्स भी बेसिकली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ, केपेक्स कितना हुआ, ये सब चीज़ में फोकस करते हैं। बट उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेके है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे लोग स्टेट कितना स्पेंड करते हैं। तो इस चीज़ पे आर्टिकल पे ये चीज़ बोला है कि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 1990 से लेके 2020 तक ऑथर ने एक समरी बनाया, एक समरी बनाया कि कितने कितने स्टेट्स क्या क्या चीज़ में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये जो स्टेट का एक्सपेंडिचर है ये डिपेंड करता है कि भाई स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, फिर स्टेट के सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है। तो वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल पहले तो एक बार ये देखते हैं कि इनके एनालिसिस में आया क्या। पहले तो इन्होंने बोला कि भाई स्टेट के जो एक्सपेंडिचर्स है इन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक सेक्रेटेरिएट, जनरल सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पब्लिक वर्क्स एंड अदर्स। फिर उन्होंने स्टेट्स को भी बाकायदा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया कर दिए, हाई ग्रोथ, मिडिल ग्रोथ एंड लो ग्रोथ, 6%, 4.5%, और लेस देन 4.5%। तो
मैं बोलूँगा ये इनका खुद का क्लासिफिकेशन है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है नहीं कि ऐसे ग्रोथ का स्टेट्स को ऐसे बोलते हैं, बट स्टिल इनका ये जो आउटकम है वो चीज़ एक बार इम्पॉर्टेंट आउटकम है। इन्होंने ये चीज़ देखा कि जो स्टेट के जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे हमारा नेशनल लेवल पे होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस पे स्टेट पे भी होता है कि भाई नेट सेल्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसके और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के क्या रिलेशन है वो उन्होंने देखा। मतलब सिंपल सा बात है कि नेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक्सपेंसेस डिवाइड बाय NSDP, ठीक है। तो वो ये चीज़ देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड स्टेट्स है उनके जो NSDP है वो रेशियो काफ़ी कम होते जा रहा है, इनफैक्ट काफ़ी कम है, दैट इज़ अराउंड 0.5%। बट जो स्टेट्स थोड़े से डिस्टर्ब्ड है, थोड़े से छोटे स्टेट्स है, उनका 1.7%, दैट इज़ इवन मोर देन 3 times ऑफ द डेवलप्ड स्टेट्स। तो ये चीज़ फिर ये देखे कि फिर कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स सिक्किम है, मणिपुर है, नागालैंड है, उसमें 8.5% 7% तक भी जा रहा है, और वेरेज उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में 2.7% 1.4% ऐसे जा रहा है। तो रिजल्ट से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इसके कुछ कारण है। पहले तो ये कि भाई स्टेट्स में जितने आपके इंस्टेबिलिटी रहेगी, पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि ये परसेंटेज ज़्यादा ठीक है कि कम ठीक है। अगर 0.5% ठीक है कि 1.5% ठीक है। देखिए ऑब्वियसली पहले तो वो डिपेंड करता है कि स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब स्टेट के पॉलिटिकल अफेयर्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है, वो चीज़ तो ठीक है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है कि भाई स्टेट की स्टेबिलिटी कैसी है, स्टेट में क्या दंगा फसाद ज़्यादा हो रहा है तो फिर ज़्यादा हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा उसे कंट्रोल करने के लिए। और ये चीज़ ये हाईलाइट करें कि भाई अगर मान लीजिए एक स्टेट में ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है कंपेयर टू इट्स NSDP, तो उस स्टेट में इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए उसे कंट्रोल करने के लिए वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। तो इवेंचुअली ये कहते हैं कि भाई स्टेट्स को कम करना चाहिए। और इससे क्या होता है, जब राइट्स होते हैं, जब ये ऐसे दंगा फसाद होता है, तो इवेंचुअली स्टेट्स के जो NSDP वो भी गिरने लगता है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर गिरेगा तो ऑब्वियसली रेशियो भी बढ़ जाएगा। तो दोनों ही चीज़ों के कारण ये रेशियो बढ़ जाता है। मतलब आप अगर ये राइट्स वगैरह होते तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज़्यादा करोगे स्टेट को कंट्रोल करने में के लिए, मतलब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और आप ये ज़्यादा आपके ऑटोमेटिकली NSDP कम होते जाएगा स्टेट का। तो इसके कारण वो कहते हैं कि भाई कैसे कंट्रोल के, लास्ट समरी पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि भाई कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो ये कि जो स्टेट्स एफिशिएंट ज़्यादा है, जिनका 0.5% लग रहा है, 0.7% लग रहा है, कंपेयर टू जिनका 8% लग रहा है, 7% लग रहा है, वो स्टेट्स जो एफिशिएंट ज़्यादा है वो उनके साथ शेयर करें कि हमारा मॉडल क्या है इसको एफिशिएंट बनाने का। सेकेंड चीज़, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करें जल्दी से जल्दी, सो दैट स्टेट्स के इसमें राइट्स वगैरह कम हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट सजेशंस देते हैं। और फिर उसके बाद वो उन्होंने कंक्लूजन में यही बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस एंड रिसर्चर्स जो है थोड़ा सा अपना इस चीज़ों पे मतलब राइट्स वगैरह पे कंट्रोल लेके आएंगे और इंक्लूसिव ग्रोथ कराएंगे, तभी जाके स्टेट का जो बेसिकली जो रेशियो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टू NSDP वो कम होता जाएगा एंड स्टेट ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों में अपने एक्सपेंडिचर कर पाएगा। फिर एक दो छोटे आर्टिकल्स है। पहला तो ये कि नर्सिंग बैक टू इंडियाज़ हेल्थ। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ये चीज़ बोला है कि इंडिया में जो शॉर्टेज हो रहा है नर्सेस का, वो कैसे क्यों हो रहा है। एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 24.5 नर्सेज है फॉर एवरी 10,000 पीपल, वेयर एज WHO का स्टैंडर्ड है 34.5 नर्सेज फॉर एवरी 10,000 पीपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में अभी भी लगभग 1.37 मिलियन नर्सेज एंड मिडवाइज और अपॉइंट हो गए, एज इन 13,70,000 के आसपास हमें नर्सेज और अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या, हम करते क्यों नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, ये लिया है कि 157 न्यू नर्सिंग स्कूल्स को खोला है और उसमें लगभग 100 सीट एक स्कूल में, तो लगभग 15,700 जो नर्सेज है वो हर साल इस स्कूल से ग्रेजुएट होंगे। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बट क्या ये सफिशिएंट है
क्या ये यही एक तरीका है डिमांड सप्लाई के गैप को फुलफ़िल करने का? तो ऑथर कहते हैं कि देखिए, जो प्रेज़ेंट नर्सेज़ है, जो कि जो प्रेज़ेंट मिडवाइफ़्स है, आया है, उनको आप ट्रेन करके उनका भी स्किल्स अपग्रेड करिए। एक तो ये सजेशन है। दूसरा सजेशन ये है कि भई हमारे तरफ से जो हमारे कंट्री से जो नर्सेज़ दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया में अभी बहुत अपकमिंग डिमांड हो रहा है, यूएई में है, आयरलैंड में है, जर्मनी में है। तो ये सब स्टेट्स में जो जा रहे हैं, ये सब कंट्रीज़ में जो जा रहे हैं हमारे कंट्री से निकल के, तो पहले तो उस चीज़ को आप थोड़ा कंट्रोल करिए। कंट्रोल ये मतलब ये नहीं कि रिस्ट्रिक्ट करिए, आप ये चीज़ थोड़ा डिग डाउन करिए कि भाई क्यों जा रहे हैं और हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। भाई उन्हें भी इक्वल फैसिलिटीज़ इधर प्रोवाइड कराया जाए, उन्हें भी इक्वल ट्रेनिंग या अपॉर्चुनिटीज़ इधर मिलेगा तो वो इधर से नहीं जाएंगे वापस। और ऑब्वियसली सब देखिए, सब कहने की बात है, बट लास्ट में तो सब कुछ पैसे पे आ जाता है। तो उन्हें जब इतने टाइम्स मतलब इंडिया के 10-15 टाइम्स ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, लाइफस्टाइल अच्छा मिल रहा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली इस चीज़ से चल जाते हैं, उसी चीज़ से अट्रैक्ट होके। तो उस चीज़ को थोड़ा फिक्स करने के लिए ऑथर कहते हैं कि भाई हमें भी थोड़ा इनको इधर प्रोवाइड करना चाहिए। थोड़ी बहुत बोल बच्चन की बात है और क्या। फिर एक और छोटा आर्टिकल है, एलिसिस एडवेंचर्स इन रेमिटेंस लैंड। तो देखिए ये शॉर्ट में बता देता हूँ कि आर्टिकल इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि भाई जो आरबीआई का जो LRS स्कीम है, पहले तो ये कहते हैं कि भाई आरबीआई और न्यू दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही टाइट करके बैठे हैं कि भाई हम कैसे अपने जो आउटफ्लोज है उसे कम करें। जो हमारे जो पैसे जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं उसे कैसे कम करें। क्यों कम करना चाहते हैं? देखिए हर जगह अभी कैश क्रंचेस हो रहे हैं, एज इन लिक्विडिटी क्रंचेस कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, पैसे फ्लो, मार्केट फ्लो कम हो गया है, तो इसके कारण हर जगह से ये चीज़ हो रहा है। बट अगर हम उसी केस में अगर हम इंडियंस बाहर पैसे ज़्यादा खर्चा करें या बाहर कंट्रीज़ में ज़्यादा घूमने जाए, तो हमारे पैसे ऑलरेडी जो लिक्विडिटी क्रंच है, जो कि हमारी तरफ से एफपीआई क्यों नहीं आ पा रहे हैं इंडिया में ज़्यादा। ऐसा नहीं कि इंडिया के मार्केट में पोटेंशियल नहीं है, बट अभी इंडिया के मार्केट में पोटेंशियल होने के बाद भी एफएस उस रेट पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनके पास खुद ही लिक्विडिटी क्रंच है। तो वो कहाँ से आएंगे भाई? पैसे खुद के पास हो तब तो इन्वेस्टमेंट के लिए सोचे ना। तो वो इसीलिए इंडियन मार्केट्स में नहीं आ पा रहे। तो इसलिए आरबीआई ने भी फिर थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आए, और सेंट्रल बैंक ने भी थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आए कि भाई जो हमारी तरफ से जो रेमिटेंस हो रहे हैं उसे थोड़ा कर्व किया जाए। जैसे कि इंडियन रेसिडेंट्स को थोड़ा डिमोटिवेट किया जाता है कि भाई डिमोटिवेट एज एन ऐसे नहीं कि बोल बोल के, बट लॉस के तरफ से कि भाई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड ना करे, या एक एग्जांपल बोल रहे हैं बस, दुबई में अपार्टमेंट बाय ना करे। तो ये सब चीज़ रूल से इन्हें कर्व किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये रूल्स आ चुके हैं, बट कह रहे कि भाई इस टाइप का हम कुछ लेके आएंगे कि भाई थोड़ा कैश फ्लो जो है, आउटफ्लो जो है वो कम हो। जैसे कि अब आते कि एक्चुअल में इंडिया ने गवर्नमेंट क्या किया। LRS आपने सुना होगा, उसे बीच में एक बार, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीच में 75,000 मतलब जब जो टेपर टैंट्रम हुआ था ना, जब 2013 में, याद अगर होगा तो आपको, 2013 में सेंट्रल बैंक काफ़ी सेंट्रल एक्चुअली टेपर टैंट्रम होता क्या कि भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देता है कि भाई मैं बॉन्ड और नहीं खरीदूंगा, तो उससे क्या होता है कि लिक्विडिटी में मतलब जो बॉन्ड होल्डर्स रहते हैं वो घबरा के क्या करते हैं, पूरे अपने बॉन्ड सेल आउट कर देते हैं। तो उससे यील्ड बढ़ जाता है और रिटर्न कम हो जाता है। तो वो इमीडिएट रिटर्न को लेने के लिए, तो इससे क्या होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बाय नहीं करेगी बॉन्ड तो क्या होगा? लिक्विडिटी क्रंच होगा ना। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय करती है बॉन्ड, तभी तो लोगों के हाथ में पैसे जाते हैं, लोग खर्चा करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अनाउंस करती है कि भाई हम बॉन्ड नहीं बाय करेंगे, लोग क्या करते हैं, जल्दी से मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। ये सब चीज़ के कारण उस समय जब इतना लिक्विडिटी क्रंच हुआ था 2013 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2 लाख से स्लैश डाउन करके 70,000 कर दिया था उसका लिमिट। लेकिन हालांकि बाद में रिस्टोर कर दिया गया 2,50,000 2015 में। फिर उसके बाद आप ये चीज़ देखिए कि भाई क्योंकि उस समय 2015 में रिस्टोर कर दिया गया था, तो बहुत सारे एफ्लुएंट इंडियंस जो है वो अपने कुछ पार्ट ऑफ वेल्थ उधर पार्क कर दिए। फिर मूविंग ऑन, इसमें ये चीज़ बोले कि भाई अभी के चेंजेस में क्या किया गया। अभी के चेंजेस में, अभी के LRS में ये चीज़ किया गया है कि भाई आप अपने जो TCS है जो रेमिट कर रहे हो बाहर, उस पर TCS 5% से बढ़ा के 20% कर दिया गया है।
दैट्स ए ह्यूज अमाउंट। आप कोई अगर पैकेज ले रहे, टूर्स पैकेज ले रहे, तो भी आपका वो हो जाएगा, TCS लग जाएगा। आप सोचिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग करते हैं फॉरेन के ट्रिप में, तो भी आपका TCS 5% से बढ़कर 20% हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ बोल रही है कि भाई अथॉरिटीज़ भी क्या कर रही है कि भाई हार्श थोड़े बहुत लॉज लेके आ रहे हैं, सो दैट फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो है वो थोड़ा कम रहे। मैं ये तो नहीं करूँगा हार्श, बट मैं बोलूँगा प्रूडेंट लॉज लेके आ रहे हैं, और इसी कारण थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज वगैरह थोड़ा कम रहे। इससे क्या होता है, आप जब ये चीज़ कर देते हो तो उससे आपका मनी लॉन्ड्रिंग भी थोड़ा कम तो देखिए होता ही है। बट मनी लॉन्ड्रिंग बोलने की बात है, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, दिखा के मनी लॉन्ड्रिंग, पीछे से कुछ और रीज़न रहता है, ऐसा रहता है। फिर ये लास्ट आर्टिकल, द ग्रेट इंडिया मोबिलाइजेशन, ये बेसिकली ये कह रहा है कि मैं मतलब इन्होंने ये कहते हैं, सॉरी, इन्होंने ये कहा है इस आर्टिकल में कि मोबाइल एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया में वो काफ़ी बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। अगर आप 2017-18 के फिगर्स देखें तो हम लगभग 1.1 बिलियन के एक्सपोर्ट करते थे एंड 21 बिलियन के इंपोर्ट करते थे। तो इन शॉर्ट हमारा ट्रेड डेफिसिट लगभग रहता था 20 बिलियन। फिर बाद में हमने जब अपना एक्सपोर्ट रैंप अप किया, मोबाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ इधर खोले, सोचो हम लोग ने मार्च 23 में हम लोग ने 20 बिलियन डेफिसिट से, वो तो एक महीने की बात है, पूरे 2023 की बात नहीं है, बट एक महीने के लिए भी हम लोग ने 239 मिलियन का हम लोग ने सरप्लस किया। दैट्स अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट। तो फिर वो क्या होता है, कहते हैं जर्नी के बारे में बता रहे कि भाई कैसे कैसे ये चीज़ हो गया। जैसे कि 2022-23 में वो कह रहे कि भाई 3.6 बिलियन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्च 23 का फिगर पूरे 23 का नहीं बता रहा है, वो सिर्फ पर्टिकुलर मार्च महीने का बोल रहा है। तो जैसे 2023 का जो एक्सपोर्ट का जो ट्रेड का जो डेफिसिट था, दैट वाज अराउंड 3.6 बिलियन, अगेन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम 21 बिलियन इन 2017-18 टू 3.6 बिलियन टू जस्ट 3.6 बिलियन इन 2022 एंड 23। तो ये वही कह रहे हैं कि भाई 23 में जो है एप्पल ने 5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, फिर उसके बाद सैमसंग ने 4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, फिर उसके बाद एप्पल कहता है इतना इतना टारगेट है। तो ये बेसिकली कह रहे हैं ये जर्नी कैसे चालू हुआ। पहले तो ये प्रीवियस नेहरू गवर्नमेंट को काफ़ी बुरा बोल रहे हैं कि भाई नेहरू गवर्नमेंट जो है पूरे एशिया के साथ नहीं चल पाया कभी। एशिया का अलग पॉलिसी रहता था, उनका अलग पॉलिसी रहता था, और इवेंचुअली फिर हम लोग ने सफ़ेद हाथी, दैट इज़ वाइट एलिफेंट्स एज इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बोल रहे हैं, जो कि पता होना चाहिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। मेरा ये इस चीज़ से हमेशा अग्रीमेंट नहीं रहता, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ था पब्लिक सेक्टर्स में, बट पब्लिक सेक्टर्स का हमेशा मोटो ये नहीं रहता कि हम प्रॉफिट अर्न करें। अगर आप ये चीज़ देखोगे पब्लिक सेक्टर के मोटो में हम लोग ने काफ़ी चीज़ और भी ऐड कर दी है। गवर्नमेंट को जब भी कम पैसा का ज़रूरत पड़ता है तो हाथ फैलाते हुए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पास चल जाते हैं, तो फिर तो कोई नहीं बोलता पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पास कोई जा रहे हैं। बट ठीक है, अपना अपना व्यू पॉइंट है। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि हाँ पब्लिक सेक्टर ने लॉस भी बहुत लगाया, दैट इज़ फॉर श्योर, बट हमेशा पूरा गाली देने के पब्लिक सेक्टर यूनिट फंक्शन ही नहीं कर पाए पूरी दुनिया में, दैट इज़ नॉट करेक्ट आई वुड से। बट ठीक है, इन ऑथर का ये व्यू पॉइंट है कि भाई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो काफ़ी लॉस इनकर किए, और हम लोग ने एशियन टाइगर जो रहता है भाई, मतलब एज एन एशिया के जो कंट्रीज़ है जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब में हम थोड़ा पीछे रह गए। इनके डेवलपमेंट को हम मीट नहीं कर पाए, मतलब इनके डेवलपमेंट की स्पीड को हम मीट नहीं कर पाए। बट ये स्पेसिफिकली सेलफोन में ऐसा हुआ कैसे, आपको पता होना चाहिए कि 2017-18 में 21 बिलियन का जो हमारा ट्रेड जो इंपोर्ट हुआ था, दैट वाज ओनली सेकंड, दैट वाज द सेकंड हाईएस्ट। फर्स्ट कौन सा था? ऑयल इंपोर्ट। ऑयल इंपोर्ट तो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, तो ये सेकंड हाईएस्ट था। आप सोचिए ऑयल सेलफोन का इंपोर्ट, दैट्स अ ह्यूज नंबर। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आया फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का, फिर उसके बाद आत्मनिर्भर का, फिर उसके बाद PLI का। तो इससे क्या हुआ, थोड़े प्रोडक्शन रैंप अप हुए। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई जो एप्पल वगैरह है वो काफ़ी अपना जो इधर जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी बढ़ाएंगे, जैसे 20-25% अभी इम्प्रूवमेंट इन लोगों ने करना चालू कर दिया, मतलब 20-25% वैल्यू ऐड हो रहा है इंडिया में उनके प्रोडक्ट्स का। तो एज इट इज़ ऐसा नहीं कि भाई अब इंपोर्ट करके बस असेंबल कर रहे हैं, नहीं, वैल्यू भी ऐड ऑन हो रहा है इनका इंडिया में। फिर उसके बाद
फिर ये कह रहे हैं कि भाई पीएलआई जो है, क्रिटिक्स का ये कहना था कि भाई पीएलआई काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड लोगों में चल जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड लोगों के हाथ में चल जाएगा और आम आदमी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सेक्टर्स काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। जो 14 सेक्टर्स जो पीएलआई में उन्होंने काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट दिखाया है। और थोड़े से हाँ मतलब अगर आप बोलोगे तो कॉस्ट लगा, बट आप कॉस्ट के हिसाब से भी देखोगे तो पीएलआई में एलोकेशन हुआ है सिर्फ अराउंड 2 लाख करोड़ का। दैट इज़ ओवर 7 ईयर्स, मतलब वो कुछ 1% भी नहीं है जीडीपी का, दैट इज़ बेयरली लाइक 0.6% ऑफ द जीडीपी। तो इतने बड़े इंसेंटिव को अगर आप दे रहे हो इतने सारे कॉर्पोरेट्स को और आपको इतना फ़ायदा हो रहा है, जस्ट 0.6% ऑफ जीडीपी आपको शेड करना पड़ रहा है, दैट टू ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। आई थिंक इस चीज़ में तो एकदम हमें अग्री करना चाहिए कि भाई ये अच्छा इंसेंटिव है। फिर उसके बाद बट ये बोल रहे कि जो पहले जो पेसिमिस्ट थे, जो इस चीज़ पे अग्री नहीं कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कैसे? देखिए, पहले तो जियो पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा टर्न अप हो गई, कंपनीज चाइना से बाहर आने लग गए। फिर उसके बाद एमएनसी जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई सेल्फ सफिशिएंसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, एमएनसीज एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिया इस चीज़ को, भाई हर प्रोडक्ट्स को। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को भी एमएनसी ने परसुएट किया कि भाई आप लेबर लॉस को रिलैक्स करो, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोऑपरेट किया एंड तब जाके ये पूरा सिर्फ मोबाइल सेक्टर नहीं बट काफ़ी सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आया है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। फिर ऑथर कंक्लूड इसी से करते हैं कि भाई इंसेंटिव्स को जो है अभी 1.97 लाख करोड़ ही दिया गया है और काफ़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसा ही रखना चाहिए, नहीं तो कॉर्पोरेट्स का फ़ायदा उठाएंगे। तो ये चीज़ के लिए रखना चाहिए। और फिर ये भी चीज़ देखना चाहिए कि भाई दिस इंसेंटिव इज़ नॉट फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, दिस इज़ फॉर ग्लोबलाइजेशन, एज एन आप एक्सपोर्ट हब बनो। जो चाइना से जो कंपनीज निकल के आ रहे हैं आप उन्हें केटर करो और भी बाकी कंपनीज को केटर करो, सो दैट एट द एंड वी शुड बिकम ए एक्सपोर्ट हब। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपका दिन अच्छा रहे। हैव अ नाइस डे।